नमस्कार दोस्तों, लेक्चर नंबर 72 ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी में आपका हार्दिक स्वागत है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 72 बाय द वे। अगर आप फर्स्ट क्लास से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप फर्स्ट क्लास से जाके देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यूएशन में देखते आ रहे हैं तो फिर तो 72 लेक्चर आप देख सकते हैं, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। सो देखिए, अब हम कंटिन्यूस मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूस मीडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ छुटपुट टॉपिक जो है वो बचे हुए हैं, तो वो छुटपुट टॉपिक भी हम कर लेंगे कवर। जैसे रुदरफोर्ड स्कैटरिंग बचा हुआ है तो वो भी हम कर लेंगे कवर, डोंट वरी अबाउट दैट। बट कुछ समय दो मुझे, सारा ही कवर होगा। देयर विल बी 100% कवरेज ऑफ द सिलेबस, सो जस्ट हैव सम पेशेंस, ओके। सो इलास्टिसिटी की अगर बात करें तो मान लीजिए मेरे पास ये इस तरीके से कोई बॉडी रखी हुई है, जैसे इस फिगर में नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये मेरी बॉडी है और ये जो बॉडी है इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स सपोज 0 है और नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 के बराबर है सपोज। तो यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा यानी कि बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर, है ना। और नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा यानी कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 यानी कि बैलेंस टॉर्क एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों कि एक्सेलरेशन जो है बॉडी का 0 हो जाता है फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन विल ऑल्सो भी 0, ठीक है ना। सिमिलरली अगर उसका रोटेशनल इक्विवेलेंट बताऊँ मैं न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ का, तो रोटेशनल इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, कि जब जब भी टॉर्क 0 एक्ट करेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। टॉर्क जब जब 0 होगा तब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 0 के बराबर होगा। सिमिलरली जब जब फोर्स 0 के बराबर होगा तब लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। फिर मेरी जो यहाँ पे बॉडी नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, इस बॉडी में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 एक्ट कर रहा है। अब कोई बोल सकता है कि जब जब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 एक्ट करेगा बॉडी पे तो बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कोई असर नहीं होगा बॉडी पे, ठीक है ना। देयर विल बी एब्सोल्युटली नो इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, ओके। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज बैलेंस्ड, दैट इज द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, in that situation the body does not change, nothing changes for the body, it is equivalent to no force being applied if I say this statement, ठीक है ना। मैं अगर ऐसा कहूँ कि अगर मेरी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस्ड एक्ट कर रहा है तो मेरी बॉडी पे कोई भी असर पैदा नहीं होगा, ये उसी के बराबर है कि कोई फोर्स ही नहीं लगाया, उसी के बराबर है, तो मेरा सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा मेरा सेंटेंस? क्योंकि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर भी है तो भी बॉडी डिफॉर्म तो हो ही सकती है ना भाई, बॉडी डिफॉर्म तो हो ही सकती है। आप देखो, आपका जो चेहरा है, आप अपने चेहरे पे एक साइड से फोर्स लगा के देखिए, ठीक है ना। अब ये आप मान लीजिए चेहरा नहीं भी अगर आप मानते हैं तो एक फोम ले लीजिए, फोम, ठीक है ना। ये फोम जो होता है ना, जो सोफे में जो होता है फोम, ठीक है ना, सोफे में जो फोम होता है उसको ले लीजिए, उसका एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको केवल इस डायरेक्शन से फोर्स लगाइए। तो केवल इस डायरेक्शन से अगर फोर्स लगाओगे तो ये जो फोम का टुकड़ा है, ये फोम का टुकड़ा मूव करेगा, ठीक है ना। एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे तो मूव करेगा। पर अगर दोनों डायरेक्शन से फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगाते हो तो ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 के बराबर है, तो ये फोम क्या हो रहा है, डिफॉर्म होगा ना, दबेगा ये फोम, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी को डिफॉर्म होना है तो इसका मतलब क्या है, उस पर बैलेंस्ड फोर्स लगना चाहिए, पहली बात। अगर किसी बॉडी को डिफॉर्म होना है तो उस पर बैलेंस्ड फोर्स लगना चाहिए, और वो बैलेंस्ड फोर्स इस तरीके से लगना चाहिए कि बॉडी डिफॉर्म हो जाए। समझ में आ रही है बात मेरी? ऐसा कहना गलत है कि बॉडी पे कोई असर ही नहीं होता, जब जब फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तब बॉडी पे कोई असर ही नहीं पड़ता, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यह कहना गलत है। क्योंकि बॉडी पे प्रभाव पड़ सकता है, अगर वो बैलेंस फोर्स लग रहा है सारे डायरेक्शन से तो हो सकता है बॉडी का शेप डिफॉर्म हो जाए, ठीक है ना। अगर बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है तो शेप डिफॉर्म होगा ही, ठीक है ना।
पर नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना, अ लिटिल बिट डिफॉर्मेशन इज देयर इन एवरी बॉडी, ठीक है ना। सो दैट्स वाई ये कहना भी गलत है कि हमारी बॉडी परफेक्टली रिजिड है, जो हम पहले मानते आए हैं। एक्चुअली वी हैव कंसिडर एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन, ठीक है ना, आइडियलिस्टिक सिचुएशन माने हैं हमने। रिजिड बॉडी कभी भी को परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में, ठीक है ना। तो अगर आप ये लोहे का टुकड़ा भी लेते हो इंस्टेड ऑफ सोफे के फोम का टुकड़ा, अगर आप लोहे का टुकड़ा भी लोगे और इधर से बराबरी का फोर्स लगाओगे, सो देयर विल बी अ लिटिल बिट डिफॉर्मेशन, बट दैट डिफॉर्मेशन विल बी सो माइन्यूट। ये जो बैलेंस फोर्स आपने दोनों साइड से लगाए हो, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल तो करेंगे एक दूसरे को, बॉडी मूव भी नहीं करेगी, लोहे का टुकड़ा मूव भी नहीं करेगा। तो कोई बोल सकता है कि डिफॉर्म भी नहीं कर रहा है, नहीं, डिफॉर्म करेगा, वो डिफॉर्म करेगा, लेकिन इतना कम डिफॉर्म करेगा कि वो तुमको दिखेगा भी नहीं कि वो डिफॉर्म हो रहा है करके, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिफॉर्मेशन आएगा। समझ में आ रही है बात? सो देयर इज नो बॉडी इन दिस वर्ल्ड विच इज परफेक्टली रिजिड, इवन ए लोहे का टुकड़ा इज ऑल्सो नॉट परफेक्टली रिजिड बॉडी, ओके। इट इज एन अप्रोक्सीमेटली रिजिड बॉडी, ठीक है ना। लोहे का टुकड़ा जो अप्रोक्सीमेटली रिजिड बॉडी है, इट इज नॉट परफेक्टली रिजिड बॉडी, ठीक है। सो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी बॉडी को डिफॉर्म कराना है, जैसे फोम के टुकड़े को जब डिफॉर्म कराना था, तो केवल एक साइड से फोर्स लगाओगे तो अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा, है कि नहीं। जैसे ये फोम का टुकड़ा है, इसको आपने एक ही साइड से फोर्स लगाया, इधर से कोई फोर्स नहीं लगाया इस डायरेक्शन से, तो इस डायरेक्शन से अगर कोई फोर्स नहीं लगाया तो वो फोम का टुकड़ा तो जगह से मूव कर जाएगा, डिफॉर्म नहीं होएगा। लेकिन अगर फोम के टुकड़े को डिफॉर्म करवाना है तो बोथ द साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी फोम डिफॉर्म होएगा, तभी वो दबेगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसा फोर्स लगाते हो कि इधर से मैंने लगाया और इधर से इक्वल एंड अपोजिट न लगाते हुए कम फोर्स लगाया, इधर से 100 न्यूटन लगाया और इधर से सपोज 90 न्यूटन लगाया, तो 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में है। अगर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स है तो क्या इस सिचुएशन में डिफॉर्म होएगी बॉडी, फोम डिफॉर्म होएगा? जवाब है ना, फोम डिफॉर्म नहीं होने वाला। फोम डिफॉर्म केवल तभी होएगा जब इधर से भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, इधर से भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, इक्वल एंड अपोजिट यानी कि बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा, तभी फोम का टुकड़ा जो है डिफॉर्म होगा। समझ में आ रही है बात मेरी? सो दिस इज द थिंग, ठीक है ना। अब जब फोम का टुकड़ा डिफॉर्म होगा, सिमिलरली टॉर्क के लिए भी वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। टॉर्क के लिए भी वही चीज़ें हैं, उतना ज़्यादा विजुअलाइजेशन में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, पर टॉर्क के लिए भी वही है कि जब किसी चीज़ को अगर आप घुमा रहे हो, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात मेरी? देखो, किसी चीज़ को अगर आप सारी तरफ से देखो, ये जैसे आपका सपोज कोई बॉल है, ठीक है ना, आपने इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाया, इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाया, इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाया, ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन में। अब मान लीजिए इनका जो है, देखिए अब ये सारे टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे ये फोर्सेस है ना, अब यहाँ से आप आर क्रॉस एफ निकालिए, ये फोर्सेस है, ये आर क्रॉस एफ निकालिए हर डायरेक्शन से, तो इनका सबका आर क्रॉस एफ का जब सम करोगे, ये सारे आर क्रॉस एफ का, तो इट इज गोइंग टू कम टू बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। पर क्या बॉडी डिफॉर्म नहीं करेगी, ऐसा कहना सही होगा? नहीं, ये भी गलत होगा, क्योंकि बॉडी डिफॉर्म करेगी ना भाई। बॉडी कैसी डिफॉर्म करेगी? इस डायरेक्शन में बॉडी का शेप ऐसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में बॉडी का शेप ऐसा हो जाएगा, यहाँ से सक्रिय हो जाएगी बॉडी, ठीक है ना। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी थोड़ा ऐसा होगा। समझ में आ रही है बात? सो इन दिस वे द शेप ऑफ द बॉडी विल चेंज। समझ में आ रही है बात? तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क और सिमिलर सिचुएशन है, अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है 0 के इक्वल नहीं होगा तो बॉडी डिफॉर्म नहीं करेगी, इट विल इंस्टेड रोटेट, ठीक है ना। डिफॉर्म नहीं करेगी बॉडी, रोटेट करेगी फिर, ठीक है ना। सो वही बात है कि टॉर्क इक्वल टू 0 आने की सिचुएशन में ही बॉडी डिफॉर्म हो सकती है। समझ में आ रही बात? सो बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड, ठीक है ना, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ऑन इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ड्यू टू इलास्टिसिटी, ठीक है ना। रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट करता है बॉडी के ऊपर, उसके कारण वो अपना ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन कर लेती है, ठीक है ना। जैसे आप फोम के टुकड़े को दबाते हो, स्पंज के टुकड़े को दोनों साइड से, तो वो डिफॉर्म होता है शुरू में, और फिर जैसे ही फोर्स हटा देते हो वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर लेता है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। समझ में आ रही है बात? और ये प्रॉपर्टी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है। ये बॉडी जैसे आपका फोम का टुकड़ा, स्पंज का टुकड़ा,
तो स्पंज का टुकड़ा आप इतना बड़ा लो चाहे धरती इतना बड़ा लो, ठीक है ना, उसकी इलास्टिसिटी इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है ना, उसकी इलास्टिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी जो है बॉडी की प्रॉपर्टी ना होते हुए मटेरियल के नेचर की प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है, बॉडी के डायमेंशन पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी नहीं है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी केवल नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी। इलास्टिसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट हम यहाँ पे टेम्परेचर वाला फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, हमारा कोर्स के बाहर की बात है वो, ठीक है ना। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इलास्टिसिटी, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा इलास्टिसिटी का वैल्यू, लेकिन एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे एक फिक्स्ड मटेरियल के लिए इलास्टिसिटी का वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम, नो मैटर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, नो मैटर व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉडी, नो मैटर व्हाट इज द साइज ऑफ द बॉडी, नो मैटर व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। समझ में आ रही है बात मेरी। केवल और केवल नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी पे ही डिपेंड करेगा एक फिक्स टेम्परेचर पे इलास्टिसिटी। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है ना। तो सच अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रिस्टोर्स that property of the body due to which it regains its original size and shape when it is deformed, ठीक है ना, by applying an balanced force. Such a property of the body is called as elasticity, ठीक है ना, समझ में आ रही बात मेरी। तो इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है, जिसके कारण जब किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो वो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेती है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जब वो फोर्स हटा दिया जाता है तो, ठीक है ना। तो सच ए प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेस, ठीक है ना, स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा।